अभी हम लोग देखिए बात करते हैं आपके लेंथेनॉइड्स की। यहाँ लिखा हुआ है ऑल अबाउट लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स की जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उस पर हम बात करते हैं। लेंथेनॉइड्स आपने देखा होगा कि आपका ये 4F सीरीज़ है और 5F में एक्टिनॉइड्स हो जाते हैं। 4F में F ब्लॉक एलिमेंट है बेसिकली। तो उसमें सीक्वेंस अगर आपको याद हो तो BA LA से स्टार्ट होता है। BA क्या हुआ आपका, आप जानते हैं ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। BA LA 6 में पाए जाते हैं, 6 ग्रुप में BA LA। उसके बाद आपका CSBA, उसके बाद LA से आपका जो है CS सीजियम और BA वो आपके सीजियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया, BA सेकेंड ग्रुप का। 6s में आना चाहिए इनका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका LA से स्टार्ट होता है लेंथेनॉइड्स। हालांकि LA जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाता है D में, तो D ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उसके लेंथेनॉइड से, इसलिए हम उसको लेंथेनॉइड में शामिल करते हैं। तो BA LA से देखिए BA LA CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ERTM YB LU। ला लू ऐसे याद रखना है। ला से स्टार्ट हुआ, लू पे ख़त्म हुआ। ला लू में आपकी जो है ये लेंथेनॉइड सीरीज़ जो है ये फिनिश हो जाती है। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने कहा साहब ये सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। BA LA के बाद से LA CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU। ये आपका जो है एक्टिनॉइड सीरीज़ की स्टार्टिंग है LA से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट हैं। थोड़ा सब क्वेश्चन देखेंगे जितने भी लेंथेनॉइड पे आ सकते हैं। अब लेंथेनॉइड आपने कहा साहब ये तो F ब्लॉक एलिमेंट है, और F में तो 7 बॉक्सेस, 7 डिब्बे या 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस होते हैं, यानी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इस तरह से 14 आपके 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स 14 इसमें एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ 15 है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि LA बेसिकली D ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें शामिल इसलिए करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं लेंथेनॉइड से। तो काम के क्वेश्चन हम सब देखते जाएंगे। देखिए जो पूछे हैं, पहली सवाल जो आपका सॉरी फजांस रूल में कहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है वो काम की चीज़ याद रखनी है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कभी पूछता है किस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये सारे के सारे सभी जो है, हालांकि ऐसे आएंगे, ये आने चाहिए पीरियोडिक ट्रेंड में। ठीक, देखिए BA LA CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ERTM YB LU आना चाहिए पीरियोडिक फॉर्म में, लेकिन इनको रखा गया है सेम ग्रुप में, तो दे बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। ये थर्ड ग्रुप में है। देखिए कभी इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है आपको, सॉरी फजांस में कहीं बताऊंगा ज़रूरत पड़ती है, वो थर्ड ग्रुप में ये पाए जाते हैं। यानी कि आपका जो लेंथेनॉइड्स हैं या एक्टिनॉइड्स हैं, ये बेसिकली थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं। अब आपने कहा साहब अगर हम इनका कन्फिग्रेशन देखें तो याद कुछ नहीं करना है आपको, इजी ट्रिक बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये आपने थोड़ी देर के लिए कहा साहब 1s 2s 2p, आप बहु साहब को हम याद कर रहे हैं 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, देखिए f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, इस तरह से ऑर्डर में लिख लेते हैं हम। ये आपका बाबू साहब ने कहा साहब फिलिंग का ऑर्डर है, ठीक बात है, आपने पढ़ा हुआ होगा फिलिंग होगी, यानी 4f से पहले 6s फिलअप हो जाएगा। तो नियमतः क्या है, 6s फिलअप हुआ, फिर 4f आया, उसके बाद नंबर किसका रहा, देखिए 4f के बाद 5d का। लेकिन चूंकि हम लिखने में इस चीज़ को किस सीक्वेंस में लिखते हैं, आपने कहा साहब हम इसको लिखते हैं इस सीक्वेंस में कि ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो कम आपका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी जो पहले का आपका जो शेल है, सबसे कम शेल कौन सी है, चौथी शेल है, किससे इंडिकेट होती है आपकी, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंडिकेट होती है। तो हम इसको पहले लिख देते हैं, मतलब दिस इज 4f, ये तरीका होता है लिखने का, 5d 6s। अब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो इसको n मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया ns, ये 5 है, एक कम, यानी n-1d, जिसको ये ट्रेंड नहीं मालूम है देख ले, एक और कम है, तो ये n-2f n-2f n-1d ns। नियमतः कभी कन्फिग्रेशन पूछता है तो वो कन्फिग्रेशन ये है इसका जनरल कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे d में अगर जनरल कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ देखिए 1 to 14,
यहाँ देखिएगा 0 to 1 और साहब ये NS2 है यहाँ पे। तो ये कन्फिग्रेशन इसका होना चाहिए नियमतः 0 to 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक जाएगा, आप देखेंगे कि LA में ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों माना जाता है। उसके बाद क्या है कि ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, आप देखिए हमने कहा साहब 4F 5D 6S, ये 4F आने से पहले आपका 6S था और 5P की हम बात कर रहे हैं। 5P का जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा ज़ीनॉन। 6S में मैंने बताया था आपको कि आपका Li, देखिए LiNaKRbCS, तो 6S में क्या है ये, अगर मैं चलिए ऐसे ले लेता हूँ, 6S में पहला सीजियम है और देखिए BeMgCaSrBar है, सीजियम और Ba है। इसके बाद वो LaCePr शुरू होता है जो कहानी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, सीजियम और Ba ये 6S ग्रुप है, इसके बाद आपका 4F स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका 6S है ये सीजियम और Ba, ठीक, ये दो एलिमेंट यहाँ पे हैं। अब N-2F इसके सीक्वेंस में जो लास्ट यहाँ पे 5P ख़त्म हुआ है 6S से पहले, यहाँ ज़ीनॉन गया है। तो उसके फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपने देखा होगा, ये हमने इसको ज़ीनॉन लिख दिया, देखिए ज़ीनॉन। उसके बाद चाहे तो आप 6S2 पहले लिखें, हालांकि नियम क्या होता है, आपने कहा साहब सबसे पहले हमको 4F लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए ये 4F। उसके बाद आपने कहा साहब 5D और ये 6S। अब BA आपका में 6S कंप्लीट हो गया था, 6S2 चला गया था ये, ठीक। अब F में जब 1 आता है तो F में क्या है कि F का थोड़ा शेप इस तरह का होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से पहले इसकी स्टेबिलिटी को तोड़ना हुआ वो थोड़ा मुश्किल काम है, तो वो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। इसीलिए हमने कहा कि La जो है वो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसके गुण मिलते हैं चूंकि आपके लेंथेनियम से, देखिए, या लेंथेनॉइड से, तो इसको यहाँ शामिल किया गया है। तो ऐसे ही आपने सब में क्या चीज़ कॉमन हो गई, Xc तो यहाँ कॉमन हो गया। देखिए सब में थोड़ा जल्दी लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको, ये Xc इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देखिए मैंने यहाँ डैश डैश लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न न रहे, शॉर्ट में करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो अब वो अपने साथ इसको खींच लेता है, किसमें, F में। तो क्या हो गया 4F2, ध्यान दीजिएगा 5T0 और 6S2 तो होना ही होना है। अगला देखिए तीसरा आया 4F3, अगेन 5D0 है इसमें और ये 6S2, ये 4F4 5T0 6S2, 4F5 5T0 6S2। यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं, ये 4F6 5D0 6S2। X इज कॉमन, आप देख सकते हैं, ये 4F7 5D0 6S2। अगेन अब अगला 7 के बाद 7 में क्या हुआ, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ न जाके यहाँ चला जाता है। तो ये हो गया अगेन 4F7 5D1 6S2। ध्यान दीजिएगा, अब जब अगला आया तो वो F में खुद तो आया, इसको भी खींच लाया, तो 7 और 2 9, 9 5D0 6S2, 4F10 5D0 6S2, 10 लिखा है देखिए, ये 4F11 5D0 6S2, 4F12 5D0 6S2, 4F13 5D0 6S2, 4F14 5D0 6S2। देखिए यहाँ तक हमारा सीक्वेंस चलता आ रहा है। आपने कहा 4F14 5D, अब इसके बाद 14 के बाद अगला कहाँ गया, ये 4F14 5D1 6S2। देखिए ये लास्ट में ला लू, ला से स्टार्ट हुआ, लू पे ख़त्म हुआ। तो कन्फिग्रेशन बिल्कुल याद नहीं करना है, ज़ीनॉन के बाद से स्टार्ट होता है। क्यों होता है मैंने यहाँ आपको बताया है, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। कन्फिग्रेशन कभी पूछा था उसने एक बार कौन सा कन्फिग्रेशन सही है, तो कन्फिग्रेशन में ये चीज़ होनी चाहिए शामिल। अब वो चाहे, ध्यान से देखिएगा कि 4F यानी होना चाहिए उसमें, उससे पहले क्या है 4F मतलब आपने कहा N-2F, इससे पहले देखिए आपका NS, और चाहता है पहले का तो N-1P जोड़ देगा यहाँ पे,
आप समझ रहे होंगे। इसके पहले का क्या है, देखिए 5, अगर 4n-2 है तो 5 क्या हुआ, n-1p जोड़ देगा। बाद का चाहे 5d के बाद तो 6p जोड़ देगा, यानी np जोड़ देगा। तो वो कन्फ्यूजन नहीं है उसमें, वो आपने पहले पढ़ा होगा। देखिए तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ ये हम जनरल बात कर रहे हैं आपके लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनॉइड में चूंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये थर्ड ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या खेल है। तो थर्ड ग्रुप के मेंबर ये माने जाते हैं, चाहे लैंथेनॉइड्स हों चाहे एक्टिनॉइड्स हों। तो लैंथेनॉइड्स में पहली चीज़ आती है कि एक साइज़ में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक शब्द कहता है, उसका ऑर्डर बहुत बार पूछा है इसने, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये होता क्या है बेसिकली, एक्चुअल में क्या है कि जब हम लैंथेनॉइड्स का, इसी में सब बताऊंगा चीज़ें। देखिए आपको जब साइज़ देखते हैं, मान लीजिए मैंने इस तरह से इसका, ये एटॉमिक नंबर है, दिस इज़ एटॉमिक नंबर, और ये आपका साइज़ या रेडियस है कुछ कह लीजिए। तो ये एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ऐसे डिक्रीज़ करता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, आपने कहा शेल तो सेम है, कौन सी शेल है, देखिए आप देख रहे हैं कि आप शेल आपकी यहाँ पे ये चल रही है, देखिए 4f में जा रहा है, लेकिन बेसिकली क्या है आपकी शेल मैक्सिमम कौन सी है, आपने कहा 6 रूट की शेल है, यानी छठी शेल है। तो आपका सब शेल सेम है, सब में f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, शेल सबकी फिक्स है, सबकी फिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि इसकी देखिए ये स्फीयर की लंबाई तो शेल तो सेम है, तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, देखिए आउटर में सेम शेल में, और अंदर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जा रहा है। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है तो वो आगे वाले इलेक्ट्रॉनों का यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों को ताकत से अपनी ओर खींचेगा। पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनको ताकत से अपनी ओर खींचेगा, यानी क्या है कि साइज डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा। और न्यूक्लियस चार्ज कब बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने पे इनका साइज डिक्रीज करता जाता है। मान लीजिए ये आपका La है, दिस इज La, देखिए ये इस तरह से, ये अगला आ गया, ये अगला आ गया, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इनका साइज डिक्रीज करता है। देखिए अब देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपने कहा साहब La का 57 होता है, देखिए ऐसे ही इसका ये क्या है, Lu है लास्ट वाला। तो लगातार साइज में डिक्रीमेंट हो रहा है, अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स, और इनका मार्जिन भी लगभग समान है इस सीन, दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, जिसका बेसिक रीजन क्या होता है, इंक्रीज इन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज होता है। न्यूक्लियस चार्ज तो बहुत जगह होता है कि बढ़ने पे साइज आपका डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूटी इस तरह की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ का शेप भी ऐसा होता है कि ये जो आपका जो है आपस में इलेक्ट्रॉन्स के, एफ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो आपका पर्दा है, एक बाउंड्री है, वो खत्म हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली क्या हुआ कि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने से लगातार साइज में एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज है, वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। एक बार इसने एक सवाल पूछा था जहाँ तक मुझे ध्यान है, इसने कहा था मान लीजिए कि रेडियस ऑफ, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, देखिए कहता है साहब रेडियस ऑफ, इसने किसी एक की रेडियस दे दी। यहाँ पे क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे ध्यान है, रेडियस ऑफ La प्लस H 1.06 एंगस्ट्रॉम ले ले रहा हूँ मान लीजिए मैं। देखिए मैं इसको हटा के थोड़ा एक क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पे कि रेडियस ऑफ आपका La प्लस H 1.06 एंगस्ट्रॉम, ठीक बात है। ये कहता है व्हाट विल बी, देखिए आप लिख रहे होंगे रेडियस ऑफ La प्लस इज 1.06 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख लीजिए कि क्वेश्चन मेरे ख्याल कुछ इस तरह था कि विच इज क्लोजेस्ट वैल्यू, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ Lu प्लस 3। आपने कहा साहब हमने देखा अभी ला से लू तक साइज लगातार डिक्रीज किया है, इसने ऑप्शन दिया था, हम ऑप्शन लिख ले रहे हैं यहाँ पे कुछ, जहाँ तक मुझे ध्यान है अनुमान से बोल रहा हूँ मैं, इट वाज 1.40 एंगस्ट्रॉम, अगला था मेरे ख्याल से 1.88 एंगस्ट्रॉम, ऐसे ही अगला ऑप्शन हम ले लेते हैं मान लीजिए 0.85, जहाँ तो मुझे ध्यान है क्वेश्चन ऐसा ही था एंगस्ट्रॉम। अगला आपने कहा साहब ABCD,
ये 1.6 एंगस्ट्रॉम। ये कहता है कि La प्लस की रेडियस इतनी है तो Lu प्लस की कितनी होगी। पहली बात ये लगातार कॉन्टिन्यूस डिक्रीज था साइज़ में, लगभग आपके देखेंगे डेसिमल में 0.2 जाता है एंगस्ट्रॉम्स में, तो 1.06 एंगस्ट्रॉम La प्लस का है। देखिए Lu प्लस का क्या हुआ, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज़ डिक्रीज कर रहा है, तो Lu प्लस का साइज़ कम होगा। आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों भाई? क्योंकि 1.06 से कम वैल्यू कौन है? ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, सिर्फ ये वैल्यू है जो 1.06 से कम है। और आप जानते हैं Lu प्लस का साइज़ कम होगा La प्लस से, यानी 0.85 एंगस्ट्रॉम आंसर हो गया। काफ़ी क्वेश्चन आपके नीट और इंजीनियरिंग के एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही निकाले जाते हैं। क्विक माइंड अप्लाई कीजिए, उसमें आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। खुद सोचिए Lu प्लस का साइज़ क्या है, La प्लस से कम होगा, यानी जो भी वैल्यू 1.06 से कम है वही आंसर हो गया। अब इत्तेफाक से यहाँ एक ही वैल्यू कम थी जब क्वेश्चन दिया गया था, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये पहला है आपका साइज़ का। साइज़ में पूछेगा आपसे कि साहब आपको दे देगा La+3 Lu+3, बेसिक जो इनकी बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट है, बेसिक स्टेट इज इनकी जो बेसिक स्टेट +3 होती है। हालांकि ये +2 और +4 में भी पाए जाते हैं, बस बेसिक स्टेट इज +3। ध्यान रखना है आपकी, +3 इसकी बेसिक स्टेट है। +3 जब भी मैंने आपसे कहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन ऐड होने में ऐड होंगे आप बाउ साहब के नियम से, और निकलने में निकलेंगे आउटर मोस्ट शेल से। कभी +3 कहता है तो सबसे पहले ये बाहर वाली शेल कौन सी है? चौथी, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, एक यहाँ निकल गया, देखिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। कभी भी +3 कहता है तो कैसे करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए आपके। अब हम इसी पे बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ सीरीज़ लिखी है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें याद रखिए जो आपका ये CE, ये देखिए आपका CVM लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये CE निशान बना दिया, देखिए मैंने ऐसे, देखिए ये CE पे निशान बना दिया, CVM सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंथेनॉइड है। कहाँ होता है यूज़? कभी जिक्र आता है तो फ्लैट स्क्रीन के जो टीवी होते हैं, देखा है आपने, वहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे लो एनर्जी कंज्यूम हो, लो वोल्टेज कंज्यूम हो, ऐसी डिवाइसेस में, ऐसे बल्ब में CVM का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंथेनॉइड है, तो इसको हमने हल्का सा चिन्हित कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मोस्ट यूज्ड है। देखिए ध्यान देते रहिएगा आप लोग कि उसके बाद एक बार उसने पूछा था कि किस लैंथेनॉइड में, जहाँ तो मुझे ध्यान है क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड्स 4F या F शेल इज कम्प्लीटली हाफ फिल्ड। कोई लफड़ा नहीं है। देखिए आपने कहा साहब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड कहाँ पे है? इस वाले में, देखिए EU और GD में कम्प्लीटली, इसलिए GD काम का है। GD का देखिए गैडोलियम का आपसे कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, नीट में तो कई बार पूछ चुका है कि आपको इसलिए पूछा है कि याद रखिए, पहली इसकी खासियत ये है, इसका 4F कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, देख लीजिए। तो +3 स्टेट इसकी, +3 में क्या हुआ, 2 ये निकले, 1 ये निकला, +3 में क्या हुआ, ये 4F कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, स्टेबिलिटी शूट कर गई, याद रखिएगा। तो ये कभी पूछता है कि किसका जो है आपके F में किस ट्रांजिशन इसमें, सॉरी किस इसमें, ये इनको आप जानते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ठीक, लैंथेनॉइड्स को। तो पहले इनको दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ बोलते थे बहुत पहले के समय। तो अब साहब ये है, कभी पूछता है आपसे कि किसमें F हाफ फिल्ड है, तो EU and GD में देख रहे हैं आप कि F सेल आपकी F जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड है। देखिए 4F7 है, यहाँ देखिए मैं निशान लगा दे रहा हूँ, EU and GD। तो ये ध्यान रखना है आपको। किस किस तरह के क्वेश्चन टोटल इस पे बने हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला आपने क्वेश्चन देखा कि साहब इसमें जो है ये F किस में फिल्ड है, दूसरी बात CE जो है इसका मोस्ट एबुंडेंट है। जनरल कन्फिगरेशन आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है इसका। और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सिर्फ इतने पे देख रहा हूँ। मान लीजिए रेडियस पूछता है आपसे, उसने पूछा हुआ है देखिए कि ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ, मान लीजिए आपसे कहता है कि साहब हम इसमें भी ले लें, YB ले लिया, YB देखिए यहाँ उठा ले रहा हूँ मैं, YB +3, और मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये PM +3, कहता है साहब ये CE +3 एंड LA +3। इनमें रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? आप देख लीजिए कि नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ने पे क्या है, साइज डिक्रीज कर रहा है। सबसे ऊपर कौन है? LA है, यानी सबसे ज़्यादा साइज इसका हो गया। फिर देखिए यहाँ पे CE आया, इसका साइज, उसके बाद PM एंड सो ऑन, YB लास्ट में है। तो ये आपका रेडियस का ऑर्डर होगा। तो कभी पूछता है आप रेडियस का ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक बार इसने पूछा था सवाल आपसे, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे बेस क्या होता है, रीजन क्या होता है, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसने ऑप्शन दे दिया एटॉमिक नंबर और द शेप ऑफ 4F
सब शेल, इस तरह के ऑप्शन दिए। तो आपको याद रखना है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो क्या है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ लिख ले रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है, इज रीजन बिहाइंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो आपका ये बनता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने पूछा था, मुझे क्वेश्चन जहाँ तक ध्यान आ रहा है, इट वाज कि +3 स्टेट क्वेश्चन ये था कुछ। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ कि +3 स्टेट ऑफ विच आयन हैज़, यानी +3 स्टेट। यहाँ पे अभी तो नॉर्मल दिए हैं। +3 में क्या हुआ, La+3 Ce+3 आप जानते हैं, बाहर के 2 जाएगा, फिर अगर 1 यहाँ है तो यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ से जाएगा। +3 यही हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो कहता है साहब +3 स्टेट ऑफ विच आयन हैज़ हाफ फिल्ड, देखिए 4f। किसका 4f, हाफ फिल्ड। जहाँ तक क्वेश्चन मुझे ध्यान है कुछ इस तरह का था। ऑप्शन में आंसर आप जानते हैं, ये देखिए ऑप्शन में आपने कहा साहब मान लीजिए GD दिया हुआ है, आपको कहता है साहब ये PM दिया हुआ है, और आपका DY दिया हुआ है, एंड अगला दिया हुआ है ER। तो आप जानते हैं GD आंसर है, याद रखिएगा GD वो कई सवालों में पूछ चुका है आपसे, तो GD का ध्यान रखना है आपको। तो इसको अभी मैंने हटा दिया, देखिए आपने देख लिया होगा, इसको भी हटा दिया। इसका जो यहाँ पे टेबल है, इसका एक स्क्रीनशॉट एक बार ले लें आप लोग, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो और क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। अब आपने कहा साहब इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन देख लिया और +3 स्टेट देख ली कि ज़्यादा स्टेबल होती है। हमने कहा साहब ये एक चीज़ और कि इनके साइज के बीच डिफरेंस इतना कम है कि बड़ा मुश्किल है कि अगर कंटेनर में ये मिक्सचर में है तो इनको हम सेपरेट कर सकें, यानी डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, इन्हें सेपरेट करना मुश्किल है। तो किससे सेपरेट करते हैं, दे आर आइसोलेटेड, ये लिख लीजिए, दे आर सेपरेटेड बाय, ये काम की चीज़ है, दे आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट करते हैं, ये आयन एक्सचेंजर लगे होते हैं उनसे सेपरेट करते हैं। और आयन एक्सचेंजर मेथड में या इससे किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के पीछे जो बेस है वो ध्यान दीजिएगा आप। थोड़ा इसको हटा दे रहा हूँ, सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड। क्यों सेपरेट नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है इनका। देखिए बहुत कम डिफरेंस है साइज़ में, तो प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बहुत ज़्यादा कंपाउंड नहीं पाए जाते क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सी है मोस्ट पॉपुलर, +3 है, और +2 +4 भी पाई जाती है, बट +3 इज़ मोस्ट कॉमन। तो आयन एक्सचेंज मेथड के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही देखिए जितना छोटा, यहाँ लिख ले रहा हूँ, लेसर द साइज ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का जितना छोटा साइज होगा, पानी में घोलने में यानी पानी में डिज़ोल्व करने में जितना छोटा होगा, ऐसे याद कीजिए, वो उतना ज़्यादा पानी पिएगा, उसको उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी। जितना छोटा होगा उसने उतना वर्क किया होगा, तो उसको उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी, वो उतना पानी पी जाएगा। तो अब क्या होगा, वो फूल के पानी पी के उतना मोटा हो जाएगा। तो लेसर द साइज ऑफ एन आयन, मोर विल बी इट्स हाइड्रेशन, मोर विल बी इट्स हाइड्रेशन, यानी साहब उतना ही ज़्यादा वो, अगर शुद्ध हिंदी में बोले, पानी पिएगा, उतना ही मोटा हो गया। यानी मोर विल बिकम इट्स साइज, मोर विल बिकम इट्स साइज, उतना ज़्यादा उसका साइज हो जाएगा। किस फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, इन हाइड्रेटेड फॉर्म। उससे क्या होगा, उसका मूवमेंट, उसकी मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। देखिए लेसर विल बी इट्स मोबिलिटी, लेसर विल बी इट्स मोबिलिटी। तो ध्यान रखना है आपको, जिस आयन का साइज सबसे छोटा होगा वो उतना ज़्यादा जो है पानी में डालने पे हाइड्रेट हो जाएगा या उतना ज़्यादा पानी पी लेगा। अब उतना ज़्यादा पानी पी लिया तो क्या हुआ, वो उतना ज़्यादा मोटा हो गया, यानी उसका साइज़ एक्वस में उतना ज़्यादा हो जाएगा, उतना मूवमेंट उसका उतना कम हो जाएगा। ये बेस कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे आयन एक्सचेंज मेथड के पीछे। तो इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे इसको हमने हटा दिया।
ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा हम साथ देखते रहेंगे, आप इसको देखते रहिए, इसमें समझिए इसको। इसके आपने LA है, आप चाहें तो इसका LA+3 निकालें, 2 ये निकल गए, 1 ये निकल गया, देखिए 4F0। ठीक, उसके बाद आपने कहा साहब कलर कॉम्बिनेशन, अगला लिखा देखिए कलरेशन। ध्यान से सुनिएगा, कलवेशन पहली बात तो ये है कि D और F इस 4F और 5D की बीच की एनर्जी में डिफरेंस पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये 4F के इलेक्ट्रॉन 5D का जो यहाँ आया वो तो उसने खींच लिया अपने पास, क्यों? बिकॉज जाना F में था, उस पर F का अधिकार था। मैं आपको लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ। तो चूंकि 4F और 5D के बीच एनर्जी में एक पर्याप्त, एक सामान्य से ज़्यादा डिफरेंस है, तो 4F के इलेक्ट्रॉन कूद के 5D में नहीं आ सकते। यानी कलर कॉम्बिनेशन के लिए जंपिंग ऑफ या स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4F टू 5D कैन नॉट टेक प्लेस। अरे तो ये कलर कैसे दिखाएंगे? ये कलर कैसे दिखाते हैं? F के अंदर ही आप जानते हैं 7 छोटे डिब्बे यानी 7 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं देखिए इस तरह से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज एनर्जी बताया था मैंने आप लोगों। तो क्या होता है, F टू F ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं। यहां लिख ले रहा हूं, F टू F ट्रांजिशन is the reason behind color। मैं साथ में बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि जल्दी लिखना पड़ रहा है, तो हो सकता है राइटिंग में आपको दिक्कत आए। तो F टू F ट्रांजिशन इनके कलर का बेसिकली रीज़न होता है। ठीक, और फंडा बताऊँ, मान लीजिए किसी के F में, F सबशेल में X इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनिएगा, यानी X इलेक्ट्रॉन है F सबशेल में। ठीक बात है, ठीक, ऐसे लिख दूं मैं, आपको आसानी रहेगी कि मान लीजिए 4 की बात कर रहा हूँ, 4F में आपके ये कहता है X इलेक्ट्रॉन है किसी के, तो उसका कलर इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसके 4F में 14 - X इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर बता दे रहा हूँ, जिसके भी 4F में कब किस स्टेज में, जब ये हम इसको ऑब्वियसली आयन लेंगे, आप कंफ्यूज ना होइएगा। +3 लेने पे क्या होगा, ये 2 और 1 3 निकल जाएंगे, ये सब +3 में है मान लीजिए, तो आयन के फॉर्म में आ जाएंगे। उसमें आपको ये 2 और 1 3 निकालने पड़ेंगे। देखिए 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, यहाँ तो D में है तो 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, +3 स्टेज में। इन सबकी +3 स्टेट आप निकालिएगा। तो अब +3 स्टेट में, चार्ज स्टेट में ही हम आप जानते हैं आयनिक स्टेज में ही हम कलर की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि जब ये 4F में किसी के X इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका कलर बिल्कुल उतना ही होगा जितना जिसके 4F में 14 - X इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली चीज। दूसरी बात, अब चूंकि कलरेशन का रीजन क्या है बच्चों, F से F इलेक्ट्रॉन F से F में जंप कर रहे हैं, तो कलरलेस कब होगा, जब F से F में जंपिंग या स्विचिंग ना हो पाए। ऐसा कब होगा, या तो F बिल्कुल खाली हो, इलेक्ट्रॉन ही ना हो, या F कंप्लीटली फिल्ड हो। तो यहां देख ले रहा हूं, देखिए कलरलेस व्हेन, कलरलेस कब होगा, व्हेन 4F, अभी हम सिर्फ 4F की बात कर रहे हैं कि लेंथेनॉइड की बात कर रहे हैं, 4F इज एम्प्टी और कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। तो 4F यदि खाली है या बिल्कुल भरी हुई है तो जंपिंग कैसे हो पाएगी भाई? आप सबसे सातों डिब्बे भरे हैं तो कहाँ कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन? सातों खाली हैं तो कौन कूद जाएगा? तो उस केस में ये कलरलेस हो जाएगा। तो कलरेशन का ये नियम याद रखना है। अब यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने आपने कहा +2 स्टेज ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ मैंने +2 स्टेज ली, LA की +2। ठीक, अब +2 में क्या हुआ, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चला गया। ये क्या हुआ, 4F 0, 5D 0, 6S 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने लू जी की +3 स्टेट ली, हमने अभी ला साहब को लिया था। अब लू जी की +3 स्टेट ली, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, ये 4S 6S लिखा हुआ है, देखिए ये 0, ये 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस ला में क्या जंपिंग के लिए F में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। देखिए 4F इज एम्प्टी, तो क्या हो गया, यानी La+3, ये +3 लिखा है बच्चों, +3 के सॉल्ट क्या होंगे, कलरलेस हो जाएंगे। ये हो गए COLOUR, कलरलेस। अब देखिए लू में
4f14 f कंप्लीटली फिल्ड है, तो जंपिंग कहाँ से होगी? कंप्लीटली फिल्ड है तो सारे डिब्बे फिल्ड है, कौन कहाँ जंप कर जाएगा? कोई जंपिंग नहीं होगी, F to F ट्रांजिशन नहीं होगा, तो बच्चों ये भी क्या हो गया? कलरलेस हो गया। देखिए कलरलेस। एक नियम तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि कंप्लीटली आपका फिल्ड है F और कंप्लीटली एम्प्टी है, दोनों के केस में कलरलेस होगा। अब मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये दूसरा जो हमने मेन नियम लिखा है। देखिए La+3 के यहाँ देखिएगा La+3 में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0, 4f 0, ठीक। अब इसका कलर किसके इक्वल है? Lu+3 के, ये भी कलर लेस है। इसके 4f में कितने हैं? देखिए 14 - 0, देखिए 14 तो है यानी 14। तो आप देख रहे हैं ये नियम लग गया। देखिए जिसके यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन है तो 14 - x जिसके होंगे उसके कलर के इसका कलर इक्वल होगा। देखिए यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है तो 14 0 है तो 14 - 0 यानी इसके 14 होंगे, उस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कलर इसके कलर के इक्वल होगा। देखिए दोनों का कलर क्या है? दोनों कलरलेस है, यहाँ लिखा हुआ है। अगले अब अपने आप सोचिए आप Se+3 में आपने कहा साहब मान लीजिए हम Ce में +3 लेते हैं, +3 में क्या हुआ? 2 यहाँ हटा 1 यहाँ हटा तो 4f1 हो गया। तो इसका कलर उसके इक्वल होगा जिसके पास 14 - 1 f में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके पास f में 13 है आप दे सकते हैं, किस पोजीशन में? ये ध्यान रखिएगा, किस पोजीशन में? +3 पोजीशन में। यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए Ce+3 लिया मैंने। देखिए 2 यहाँ गए थे बच्चों, ये 2 के बदले क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक बात है, देखिए 0 हो गया। अब यहाँ देखिएगा आप कि f में कितने हैं? 1 है, तो अगर x 1 है तो 14 - 1 13, f में जिसके 13 होंगे उसका कलर इसके कलर के इक्वल होगा। f में 13 कब है? हमें +3 स्टेज में देखने हैं आयन में। तो देखिए +3 स्टेज में आप देखिए यहाँ पे YB की +3 स्टेज ले रहा हूँ, 2 ये गए, यहाँ आ गया 0 और यहाँ पे 1 गया तो यहाँ आ गया 13। देखिए YB को हम चेक कर रहे हैं CE से। देखिए CE में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? F में 1 है Ce+3 में, YB+3 में कितने हैं? F में 13 है यानी 14 - 1 है। देखिए यहाँ 1 है तो ये 14 - 1 13 यानी कि Ce+3 के सॉल्ट का कलर YB+3 के सॉल्ट के कलर के समान होगा। तो ये कलर आपको ऐसे देखने हैं। मेरे ख्याल से कलर वाला पोर्शन अगर आपको क्लियर ना हो तो यहाँ से देख लें आप। उसके बाद ये हार्डनेस इनकी बढ़ती जाती है। अगला टॉपिक लिख रहा हूँ, इनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए कि हार्डनेस इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। यहाँ पे एक आइटम लिखा हुआ है, देखिए ये SM लिखा है मैंने कहीं, ये देखिए SM लिखा है, आप देख रहे हैं ये देखिए SM, आप ध्यान दीजिएगा कि ये SM लिखा है, ये सबसे इतना हार्ड होता है। गौर कीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है आपके यहाँ कि स्टील को भी ये मात कर देता है। वेरी हार्ड। हालांकि एटॉमिक नंबर बढ़ने पे हार्डनेस बढ़नी चाहिए तो आगे हार्डनेस बढ़ेगी, लेकिन SM का स्पेशली यूज्ड ये वेरी हार्ड, स्टील के रिप्लेसमेंट में यूज हो जाता है ये। और लेंथेनॉइड्स का यूज क्या है? लेंथेनॉइड का यूज एलॉयज के कंस्ट्रक्शन में होता है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलॉयज। तो यहाँ पे SM जो है ये सबसे, यहाँ कंपेरिजन बता रहा हूँ, ये इतना आपका हार्ड है देखिए कि इसको जो हम स्टील के बदले में भी यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको अभी तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब कोवैलेंट नेचर, आप ध्यान देंगे बच्चों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोवैलेंट नेचर या ईजीनेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये दो डिफरेंट पहलू हैं, लगते एक जैसे हैं। कौन कितनी जल्दी आयनिक बनाएगा, इसको हमेशा याद रखिए। कौन कितनी जल्दी आयनिक कंपाउंड या कितनी इजीली आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे? आपका लैटिस एंथैल्पी पे। देखिए दोनों बिल्कुल सिमिलर चीज़ लग रही हैं, लेकिन किस में आयनिक कंटेंट या कोवेलेंट कंटेंट ज़्यादा होगा या किसका MPBP ज़्यादा होगा, ये चीज़ निकालते हैं पोलराइजेशन से। ये पोलराइजेशन का आपने पढ़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी, तो ये चीज़ निकलती है पोलराइजेशन से। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने कहा साहब इनका नेचर देखना है, कोवेलेंट नेचर। देखिए हमने यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं कि
lesser be the size of, lesser be the size of cation। ये कैटायन फॉर्म में है, मान लीजिए सब +3 में है। लेसर बी द साइज ऑफ, जितना छोटा कैटायन का साइज होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उतना ज़्यादा घुस जाएगा। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा लीक से हट गया हूँ। तो उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, यानी उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेसर बी द साइज ऑफ कैटायन, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। लेसर बी द साइज ऑफ कैटायन, मोर बी पोलराइजेशन, यानी जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। मोर विल बी कोवेलेंट नेचर, जितना ज़्यादा साइज होगा। तो आपने कहा साहब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, द मोमेंट वी टॉक अबाउट द हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लेसर बी द साइज ऑफ कैटायन। देखिए नीचे जाने पे साइज आप देख रहे हैं कि डिक्रीज करता है। तो Lu+3 या कह लीजिए Lu+3 का साइज जो है आप जानते हैं सबसे कम है इनमें, La+3 का सबसे ज़्यादा है। नीचे जाने पे साइज़ आपका जो है नीचे क्या बेसिकली आगे जाने पे कहना चाहिए साइज़ जो है डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। तो Lu+3 का साइज़ सबसे कम है, यानी ये सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। देखिए लीस्ट साइज़ है यहाँ पे, लीस्ट साइज़, यानी ये विल कॉज मैक्सिमम पोलराइजेशन, will cause maximum पोलराइजेशन। तो Lu का हाइड्रोक्साइड लिया हमने, LuOH होल थ्राइस, ये सबसे देखिए Lu+3 है, Lu का सबसे कम साइज है, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, यानी सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा, यानी दिस इज मोर कोवेलेंट, ये कोवेलेंट लिख रहा हूँ, देन LaOH का होल थ्राइस। इसकी तुलना में ये कोवेलेंट का ऑर्डर लिखा है, कभी पूछता है कोवेलेंट का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। साइज नीचे जाने पे डिक्रीज कर रहा है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट, यानी नीचे जाने पे या आगे जाने पे, नीचे जाना कहना गलत है, फिर कह रहा हूँ, हालांकि हम मान रहे हैं कि ये सब थर्ड ग्रुप में है, फिर भी नीचे जाना इसको ऐसे ही मानना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो Lu+3 का साइज मिनिमम होने के कारण इसमें कोवेलेंट नेचर ये मैक्सिमम पोलराइजेशन करेगा, यानी कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम है, यानी कि नीचे जाने पे हाइड्रोक्साइड्स में जो कोवेलेंट नेचर है वो इंक्रीज करता जाता है। अब जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा वो क्यों आयन के फॉर्म में OH- देगा, यानी इसका ठीक उल्टा। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ, जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा उतना कम, लेसर विल बी, तीर नीचे को है मतलब कम, देखिए कोवेलेंट नीचे में मोर लिख दिया तो कंफ्यूजन ना हो, तीर ऊपर है मतलब बढ़ रहा है, तीर नीचे है मतलब कम हो रहा है, तो लेसर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो इसका उल्टा हो गया। देखिए LaOH होल थ्राइस ये ज़्यादा बेसिक है LuOH होल थ्राइस से, ये क्या है बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं बोल रहा हूँ तो कि लिखने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है और तेज़ लिखना संभव नहीं है इतना, कि कोवेलेंट नेचर ज़्यादा किस बेस पे होगा, जिसका जितना कम साइज कम कब है यहाँ आगे जाने पे, जिसका जितना कम साइज देखिए उसका उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, यानी उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ठीक उल्टी हो गई, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो गई इससे। ये देखना है, देखिए आपको ये LaOH होल थ्राइस की ज़्यादा हो गई LuOH होल थ्राइस से। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको मैं फिर हटा दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत यहाँ तो नहीं है। चलो अभी देखते हैं। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और देखनी है इनमें, जैसे आपने ये लैंथेनॉइड देखे आपने, अब लैंथेनॉइड के नियमतः ठीक नीचे एक्टिनॉइड होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है Nd है, चौथा लिखिए लैंथेनाइड कौन सा है Nd है, ठीक। अब Nd के ठीक नीचे क्या है वो आपने कहा ये तो 4f सीरीज है, 5f सीरीज होगी एक्टिनॉइड्स की। Nd के ठीक नीचे आता है यूरेनियम, यानी Nd का साइज अपने ठीक नीचे वाले यूरेनियम के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये भी लिख लिया आपने, ऑलमोस्ट इक्वल साइज। फिर से बोल दे रहा हूँ, यानी लैंथेनॉइड के मेंबर्स का साइज अपने ठीक नीचे वाले एक्टिनॉइड्स के साइज के लगभग इक्वल होता है।
ठीक, ये ध्यान रखिएगा आपको, इनका साइज अपने नीचे के जो एक्टिनॉइड्स हैं उनके लगभग इक्वल होता है। और क्या चीज़ बच जाती है देखते हैं, एक चीज़ और बच जाती है इसमें, ठीक है वो भी देख लेते हैं। चलिए मैंने मान लीजिए मैं इस साइड से हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने कहा साहब अगर हम मोमेंट की बात करते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था आप लोगों ने कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, याद कीजिए आप, अंडरवुड ऑफ n n+2 से। तो जहाँ पे n क्या है आपका, आपने कहा साहब वो हम तब इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, हम क्या कहते थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, देखिए आपने कहा साहब कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू, पहले हमने पढ़ा था अंडरवुड ऑफ n n+2 ये होता था, लेकिन इन F block elements यहाँ देखिए म्यू इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ ये 4 टाइम्स s ब्रैकेट में ये s लिखा है s+1, यानी स्पिन क्वांटम नंबर आ गई देखिए, प्लस l ब्रैकेट में आपका l+1, यानी यहाँ पे म्यू जो है वो इस पे डिपेंड करता है। हम जानते थे वो डिपेंड करता था अंडरवुड ऑफ n n+2 जहाँ n थे अनपेयर्ड, अब ये यहाँ साहब इस पे डिपेंड करता है अंडरवुड ऑफ 4s। यहाँ पे देखिए लिख ले रहा हूँ, s क्या है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, l क्या है आपकी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल को इंडिकेट करे, सोचिएगा 4 क्वांटम नंबर थी, n l m s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या थी एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, m थी मैग्नेटिक, s थी स्पिन। तो यहाँ पे इसका जो म्यू है वो इस पे ये फार्मूला लगता है। हालांकि कभी एग्जैक्ट पूछा नहीं क्वेश्चन इस पे, फिर भी आपको आना चाहिए कि इन केस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको म्यू को हम ऐसे अंडरवुड ऑफ 4s s+1, ये s लिखा हुआ है देखिए, दिस इज s+1 l l+1, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और कोई सवाल अगर कुछ पूछा है ऐसे सोचता हूँ मैं, और मेरे ख्याल से इसने कुछ नहीं पूछा। और साइज ऑफ, ठीक है साइज़ आपने देख ही लिया है, हमने ऑर्डर हमने साहब बेसिक स्ट्रेंथ आप निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, लेंथेनॉइड्स के क्वेश्चन बताए मैंने आपको। तो ख़त्म करते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। थैंक यू।